कौन पिएगा लस्सी? कौन पिएगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है। तो बजा है सुबह के 8:30 या 9 का टाइम है। और सबसे पहले आज मुझे ना पूरा दिन आज बहुत काम में मेरा गुजरा है। और आज मुझे ये काम करना था कि बेड अपनी खोलना थी। और जब सीज़न चेंज होता है ना तो सबसे बड़ा काम होता है कपड़े निकालने और रखने का। अभी ना समर्स के सारे कपड़े मैंने रखने थे और विंटर्स के कपड़े निकालने थे, क्योंकि सुबह के टाइम ना अच्छी खासी ठंड होने लगी और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना 7 साढ़े 7 का टाइम होता है। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी जब बच्चे स्कूल गए हैं, तो अच्छी खासी ठंड हो रही थी। और इन लोगों के कोई भी स्वेटर वगैरह मैंने अभी नहीं निकाला था, क्योंकि अभी तक तो गर्मी हो रही थी, अच्छी खासी गर्म हो रही थी और पंखे भी अभी तक चल ही रहे हैं। लेकिन अचानक से ही मौसम एकदम से बदल गया है और 2-3 दिन से अच्छी खासी ठंड होने लगी सुबह शाम की। दोपहर में तो इतनी नहीं होती है, लेकिन सुबह शाम अब अच्छी खासी बच्चों के हिसाब से होने लगी ठंड। और वैसे भी मेरे बच्चों को विंटर्स जो है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इन लोग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो पीछे से किसी न किसी की आवाज़ आना तो लाजमी है, क्योंकि जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं वॉइस ओवर करने में। पता है कितने कट लेना पड़ते हैं मुझे, कितनी बार रुकना पड़ता है, तब जाके मेरी एक वीडियो पे वॉइस ओवर हो पाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद में समझिए वॉइस ओवर करना होती है, एडिटिंग करना होती है, कितना टाइम मेरा लग जाता है इन सारे कामों में। साथ में घर के भी सारे काम होते हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने बेड खोल दी थी और सारे जितने भी विंटर्स के कपड़े थे मुझे निकालने थे, लेकिन अभी सारे नहीं निकाले। मैंने एक तरफ का ही पोर्शन खोला था जो, तो उसमें ज़्यादातर मेरे कपड़े थे और बच्चों की स्कूल के स्वेटर वगैरह थे, तो वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि ख़ास करके मैंने स्वेटर के लिए ही बेड खोला था। तो अब वैसे भी मौसम चेंज हो गया और सारे कपड़े निकालना ही थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे कपड़े मैं निकाल ही लेती हूँ। फिर दोबारा जब दूसरा पोर्शन खोलूँगी तब फिर दोबारा जो बच्चों के कपड़े हैं ज़्यादातर दूसरे पोर्शन में रखे हुए हैं तो वो मैं निकालूंगी। तो अभी जितने कपड़े निकले थे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और निकाल करके सारे कपड़े मैंने अभी स्टोर में रख दिए हैं और थोड़े कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं भले ही धो के रखती हूँ सारे कपड़े, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब विंटर्स आते हैं ना 8-9 महीने के बाद ये सारे कपड़े बेड से निकलते हैं तो मुझे अजीब सी स्मेल सी लगती है और फिर थोड़ी डस्ट भी बैठ जाती है उसके अंदर। तो एक बार क्विक वॉश लेना ज़रूरी होता है, तो मैं इसलिए मशीन में डाल के एक बार क्विक वॉश ज़रूर ले लेती हूँ। सो सारे कपड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ। तो थोड़े कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, बाकी कपड़े भी स्टोर में ऐसे ही फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं, क्योंकि फिर फैलाने की परेशानी हो जाती है कपड़े। अब विंटर्स आ गए हैं और कपड़े फैलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक फ्लोर पे हमारे यहाँ 4 फ्लैट हैं और कभी ना कभी ऐसा होता ज़रूर है कि अगर मैं मशीन लगाती हूँ तो कोई ना कोई एक और लगा लेता है, तो कपड़े फैलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और अभी मैंने जब मशीन लगाई है ना तो मेरे पास वाली फ्लैट में जो रहती हैं शायद उन्होंने भी मशीन लगाई हुई है, वो भी कपड़े फैला रही हैं, तो फिर कपड़े फैलाने में दिक्कत हो जाती है। सो इसलिए मैंने थोड़े कपड़े डाल दिए, बाकी सारे उठा के रख दिए हैं। अब ये 3-4 दिन कपड़े धुलते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके मैं डालती रहूँगी। और एक दिन पहले मैंने बड़ा वाला यानी कि कम्बल भी अब ज़रूरत पड़ती है ना बड़े कम्बल की, तो भारी वाला मैंने निकाल लिया था, उसको धो के डाला था। और इधर अयान दही जलेबी लेकर आया था। आजकल 3-4 दिन से अयान सुबह का नाश्ता जो है दही जलेबी से कर रहे हैं।
तो इधर मैं अभी आ गई थी, 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया और साथ में इन लोगों की दही जलेबी खाई। उसके बाद फटाफट से मैं फिर से काम पे लग गई थी। तो सारी कमरे की मैंने क्लीनिंग कर ली, सारी झाड़ाई कर ली, जितने जाले वगैरह लगे हुए थे। वैसे बहुत कम लगते हैं क्योंकि मैं बीच बीच करती रहती हूँ। तो जितना भी मुझे झाड़ना था, जितनी डस्ट थी वो सब मैंने झाड़ दी थी, दीवारों पर से भी सब उतार ली थी और सारे जाले भी साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद मुझे बेडशीट चेंज करना ही थी आज, तो बेडशीट चेंज करने लगी थी मैं। वैसे ये सारा काम जो है ना, ये जो गर्मी और सर्दी वाला होता है, ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो सारे कपड़े विंटर्स के जितने होते हैं सब समेट के रखना होते हैं। उसके बाद सारे कपड़े जो समर्स के लिए हमें निकालना होते हैं वो करना होता है। अब अभी जाड़े आ रहे हैं तो सारे कपड़े जाड़े वाले निकालना है और फिर गर्मियों वाले जितने भी कपड़े हैं सारे समेट के रखना है। तो सारी वीडियो तो मैंने शूट नहीं करी थी क्योंकि ये सारे काम करने में बड़ा टाइम लगता है। साथ ही साथ फिर कैमरा ले लेके इधर उधर घूमते रहो, कभी इधर सेट करना कभी उधर सेट करना, काफ़ी टाइम इसमें निकल जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा शूट किया था सारी चीज़ें। तो सारे कपड़े तो मैं पहले ही मतलब निकाल चुकी थी और सारे फोल्ड करके मैं रख भी चुकी थी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू करी थी। तो सोचा कि चलो आज का आपका दिन भर का जितना भी रूटीन है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और साथ ही एक रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ जो आज मैं डिनर में बनाऊँगी। और आज का दिन बिल्कुल पता ही नहीं चला, आज का पूरा दिन मेरा काम में ही निकल गया और साथ ही मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। मैं आगे आपको बताऊंगी हॉस्पिटल जाना क्यों था मुझे। तो ये सारे काम करते करते ना पूरा दिन पता ही नहीं चला। तो अभी रूम की मैंने सफाई कर ली थी, साथ ही मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी और बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी फिर झाड़ू वगैरह लगाई, झाड़ू पोछा किया। और सबसे अच्छी बात ये थी ना कि मुझे दोपहर का खाना नहीं बनाना था, क्योंकि अगर इस तरह के कोई काम करने होते हैं ना मुझे, डीप क्लीनिंग वगैरह या फिर एक्स्ट्रा में कोई काम निकल आता है या फिर कबर्ड साफ़ करनी होती है, कपड़े अरेंज करना होते हैं, तो मैं ना दिन के खाने का कोई सिस्टम नहीं रखती हूँ। मैं रात में कुछ ऐसा बनाती हूँ कि हमारा दिन का भी उसी में हो जाता है। और रोटी वगैरह फिर बनानी होती है खाली, तो रोटी बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 रोटियां बनना होती हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, मैं और बच्चे ही होते हैं। तो बस फिर मुझे इस टाइम भी रोटी ही बनाना थी, तो मैंने सोचा सारा क्लीनिंग का काम मैं आज कर लूँगी, उसके बाद लास्ट में फिर मैं रोटी बना के और अपना फ्रेश हो जाऊँगी। और वैसे भी अब दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता है। सुबह से लेके शाम हो जाती है काम करते हुए घर के, और सब कुछ समेटते हुए बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना। बच्चों की पढ़ाई, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा साथ में पढ़ाई का भी ध्यान देना होता है। और उसके अलावा घर के भी सारे काम होते हैं, कोई मेड या कोई हेल्पर तो मेरी यहाँ आती नहीं है। सारे काम मुझे ही करना होते हैं। तो अब आजकल तो दिन का टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है। सारे काम करते करते दोपहर हो जाती है। दोपहर की नमाज़ पढ़ के, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब तक हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के उठते हैं, 3 बज जाता है। और 3 बजे के बाद फिर बिल्कुल टाइम ही ज़्यादा नहीं होता है। आजकल हम लोग लेट भी नहीं पाते हैं। दोपहर के टाइम अगर आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं मिल पाती है। 3-3:30 बज जाता है सारा कुछ समेटते हुए दोपहर का। उसके बाद में जब मैं अपने बेडरूम में आती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ आधा घंटा, फिर असर का टाइम हो जाता है। और फिर असर के बाद तो इतना टाइम पता ही नहीं चलता है। बच्चे नमाज़ के लिए जाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद असर के बाद के जितने भी अस्कार होते हैं मुझे वो पूरे करना होते हैं, यानी कि 3 तस्बीहां पढ़नी होती हैं सुबह शाम वाली। साथ ही सूरह नबा पढ़नी होती है, वो पढ़ती हूँ। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं बाकी की और भी जो 3-4 तस्बीह होती हैं वो पढ़ लेती हूँ। या फिर सूरह रहमान मैं ज़रूर पढ़ती हूँ दिन भर में, किसी भी टाइम मुझे टाइम मिलता है। ज़्यादातर असर के टाइम या फिर फजर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ती हूँ। तो ये मेरे विर्द में है, मतलब ये मेरे विर्द में शामिल है कि मुझे सूरह रहमान पढ़नी पढ़नी होती है। और सारी जो नमाज़ों के बाद वाली जो दुआएं होती हैं वो भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, यानी कि सूरतें। तो इसलिए जो है मेरा टाइम ना बिल्कुल मुझे पता नहीं चलता है। जो टाइम होता है मेरा या तो फिर पढ़ाई में चला जाता है या फिर घर के कामों में निकल जाता है। और आजकल दिन इतने छोटे होते हैं कि मुझे दिन का बिल्कुल पता चलता ही नहीं है। और फिर इतनी थकान हो जाती है मुझे ना, तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आने लगी है अब आजकल। वैसे मुझे पहले ना नींद का बड़ा मसला था, मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन
अब माशाल्लाह से नींद आने लगी है। मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं और कहते नहीं है कि दिल से जिस चीज़ की दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो बस मैं हमेशा यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी नींद आ जाया करे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। बच्चे सो जाते थे, मैं 2-2 बजे तक रात में जगा करती थी नींद ना आने की वजह से। और जब मुझे 2-3 बज जाते थे रात में तो सुबह उठने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो कभी कभी मेरी फजर भी कज़ा हो जाती थी पहले। तो बड़ा अफसोस होता था मुझे, और बच्चों के स्कूल के टाइमिंग पे तो उठना ही उठना होता था लाजमी। फजर कज़ा हो जाती थी तो बड़ा अफसोस होता था मुझे इस बात का कि बच्चों के स्कूल के लिए मैं उठ जाती हूँ, लेकिन फजर के टाइम पे मेरी आँख नहीं खुल पाती है, कि क्योंकि रात में देर से सोती थी। तो बड़ी दुआएं मैं करती थी कि अल्लाह पाक मेरी नींद अच्छी हो जाए, कि अगर नींद अच्छी हो जाएगी तो सुबह भी उठने में आसानी हो जाया करेगी। सो ये चीज़ मेरे लिए अब बहुत अच्छी हो गई है कि अब सुबह से मैं जब उठती हूँ फजर से माशाल्लाह से, तो उसके बाद में दिन में अगर सो भी जाती हूँ थोड़ी देर तो उतना मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता है आधे 1 घंटे से ज़्यादा का। तो रात में फिर अच्छी नींद आ जाती है कि सारे काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ आजकल कि रात में मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। 12-12:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। वैसे मुझे नींद ना 11 बजे से ही आने लगती है, लेकिन अयान के पापा के फ़ोन का आने का टाइम होता है 11 बजे, वो फ़ोन करते हैं तो इसलिए फिर मैं जाग रही होती हूँ, उनका इंतज़ार करती हूँ फ़ोन का। फिर जब कॉल पे मेरी बात हो जाती है उनसे तब फिर मैं अपना सोने का इंतज़ाम करती हूँ, यानी कि मैं फिर उसके बाद सो जाती हूँ। फिर इंशाल्लाह फजर में उठती हूँ। हर दिन का यही एक रूटीन हैगा कि फजर में उठना है, फिर बच्चों को उठाना है, फिर नमाज़ वगैरह होती है, फिर वो लोग स्कूल चले जाते हैं और बाकी का काम मेरा दिन भर का यही सब शुरू हो जाता है। सारी क्लीनिंग हो गई थी, बेडरूम साफ़ कर लिया था, झाड़ू वगैरह भी दे ली थी। उसके बाद मुझे आना था किचन में। तो किचन में मेरा बहुत ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि खाना बनना नहीं था। तो सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने जल्दी जल्दी से समेटे, उसको धोया और किचन को क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद, सिंक क्लीन करने के बाद मुझे गैस का चूल्हा क्लीन करना था, तो बस मैंने वो भी क्लीन कर लिया। गैस का चूल्हा अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि रोज़ डेली ही मैं साफ़ करती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अल्लाह अल्लाह करके सुबह से जितना मैं काम में लगी हुई थी सारे काम मेरे अब फिनिश हो गए थे। किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी, गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया था, खाना बनना नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही हो रही थी कि मुझे अभी खाने में कुछ नहीं जुटना है, सिर्फ रोटी बनाना थी मुझे। तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद मैंने रोटी बनाई, रोटी बना करके मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने आके नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर हमने खाना खाया, और खाना खा के मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से हॉस्पिटल चली गई। मैं खाना खा के बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। जाना तो मुझे एक दिन पहले ही थे, यानी कि कल मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर हो गई थी और फिर असर मगरिब का टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे कहीं बाहर जाने का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी असर मगरिब मिस हो जाती है तो फिर चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे ये फ़िक्र थी कि अगर कल चली जाती तो फिर असर मगरिब कुछ ना कुछ मिस ज़रूर हो जाती। तो इसलिए आज मैं जल्दी से फटाफट से 3 बजे मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था, सब फिनिश हो गया था हमारा सारा। तो फिर अयान को लेके मैं हॉस्पिटल चली गई थी, और हॉस्पिटल में मेरी नानी एडमिट थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, पित्ते की पथरी थी उनको, तो इसलिए उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको देखने मुझे जाना था। तो इसलिए मैं चली गई थी वहाँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब गई तो वहाँ पर मेरी मामी बैठी हुई थी साथ ही, फिर अम्मी भी थोड़ी देर में आ गई थी और छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी। तो मैं हानिया को उससे ले आई थी। अयान भी कह रहा था कि हानिया के साथ खेलना है, तो मैं उसको ले आई थी हानिया को हॉस्पिटल से ही घर। और क्योंकि इनकी मम्मा को जाना था दावत में, शाम को दावत में जाना था, और हानिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, करीब 10-15 दिन से उसको फ़ीवर आ रहा था और बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड और कफ भी हुआ हुआ था। इसलिए मेरी सिस्टर कहने लगी अब आप इसको लेती जाइए, मुझे दावत में जाना है, और दावत में जाएंगी तो बहुत परेशान करती है फिर ये कहीं जा कर के। सो इसलिए मैं इसको ले आई थी घर, और फिर अयान और अब्दुल ये लोग खेल रहे थे। माशाल्लाह से ये खेलती रही थी, लेकिन फिर रात में थोड़ा सा परेशान हो गई थी, क्योंकि खांसी बहुत आने लगी थी, फिर बहुत ही ज़्यादा इसने रोना शुरू कर दिया था। वैसे तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल खेलती रहती है, बच्चों के साथ में लग जाती है, भाइयों के साथ अपने बहुत इसको मज़ा आता है, बहुत अच्छे से खेलती है। बट बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती है ना, तो थोड़े से चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, इसीलिए मैं जल्दी गई थी ताकि मेरी असर न मिस हो। तो मैं यहाँ पर 4:45 बजे आ गई थी। तो असर का टाइम था, मैंने सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ी आते के साथ ही, और तस्बीह पढ़ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान हो गई थी। मगरिब की नमाज़ के बाद हमने चाय नाश्ता किया, बच्चों को चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद में हानिया को एक आध बिस्किट खिलाया था, उसने ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक है ना उसकी, तो कुछ खा भी नहीं रही है ज़्यादा, तो मैंने सोचा उसके लिए फ़ीडर बना देती हूँ।
कौन पिएगा? लो शीशी, कौन पिएगा? शीशी पीना नहीं। शीशी पीना है? रख दे पहले। नहीं नहीं पीना है। अभी वो खेल में लगी हुई थी, इसलिए फीडर में उसके पास ही रखी आई थी और अयान से कह आई थी कि इसको जो है बहला के पिला देना, तो थोड़ी देर में उसने पिला दी थी। फिर मुझे करनी थी रात के डिनर की तैयारी और 7 बज चुके थे। आज मैं बना रही थी गोभी गोश्त, क्योंकि सर्दियों का सीज़न अब शुरू हो गया है और गोभी बहुत अच्छी आने लगी थी, तो और मेरा बहुत दिल चाह रहा था गोभी गोश्त खाने का। सो आज मैंने ना गोभी गोश्त बनाने का सोचा, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा गोभी खाते नहीं हैं, तो मुझे ये था कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। फिर मैंने ना इन दोनों से पूछा कि गोभी गोश्त बना ले, तो खैर दोनों मान गए थे और दोनों ने खा भी लिया था। सो मुझे गोभी गोश्त बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल ऐड किया था, 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल ऐड किया। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था तब मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज जब ब्राउन हो गई तब इसमें गोश्त डाल दिया है। तो मैं बना रही हूँ पाव भर गोश्त में, यानी कि 250 ग्राम के करीब ये गोश्त है। कि मेरे बच्चे ना ज़्यादा रेड मीट खाते नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती भी हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं बनाती हूँ। मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैं आज रेड मीट बना रही हूँ। ज़्यादातर चिकन ही बनता है मेरे घर में, या फिर इस बार मैंने मछली भी बना ली थी कुछ दिन पहले। तो गोश्त डालने के बाद जब अच्छे से भुन गया 2-3 मिनट, तब मैंने इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ी देर से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं। अपने हिसाब से मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और नमक 1 चम्मच डाल दिया है। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना आपको स्पाइसी खाना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर गोश्त जो है हमें 90% तक कुक ही कर लेना है, क्योंकि गोभी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैं 90% इसे कुक कर लूँगी। तो 15 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये जल्दी बन जाएगा। तो 15 मिनट के लिए मैंने गैस की फ्लेम मतलब मैंने लो कर दी थी, उसके बाद इसको पकने दिया 15 मिनट तक। और इधर जो है टमाटर रख रही थी मैं। अयान से आज मैंने गोभी और टमाटर दोनों चीज़ें उसको भेजा था मार्केट लाने के लिए, क्योंकि कोई सब्ज़ी वाला निकल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर तक मैंने वेट किया, फिर मुझे बहुत ही हो रहा था कि देर हो जाएगी। फिर जब अयान ईशा की नमाज़ के लिए जा रहा था, तो उसके साथ में 3-4 लड़के जाते हैं, थोड़े बड़े हैं, वो समझदार हैं, वो लोग अपने घर का सामान लाते भी हैं। तो मैंने उन लोगों से कह के साथ में अयान को भेजा। फिर गोभी लेकर आया वो और टमाटर लेकर आया। सो अभी जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं हानिया के पास बैठ जाऊं और यहाँ पर गोभी भी मैं काटती रहूँगी और हानिया भी मेरे साथ जो है थोड़ा सा बातें भी कर रही थी। और फिर अयान के पापा का वीडियो कॉल आ गया था, तो फिर मैंने वीडियो जो है यहाँ पर बंद कर दी थी। थोड़ी देर शूट करके मैंने बंद कर दी थी, फिर मैं उनसे बात करने लगी थी। हानिया भी ने भी उनसे बात करी, और बच्चे भी मेरे इस टाइम पढ़ रहे थे, इसलिए मैं हानिया के साथ यहाँ पर बैठ गई थी। और हानिया 2 घंटे से मुसलसल बस यही खेल रही है। वो बस इतना करती है, सारी गोटे उठाती है और इस डिब्बे में डाल देती है, उसके बाद में सारी गोटे निकाल के फिर बाहर फेंक देती है, फिर सारी वो कलेक्ट करती है, फिर सारी इस डिब्बे में डालती है। बस वो इसी में लगी हुई थी। तो अभी मैंने गोभी काट ली थी, फिर अच्छे से धो ली। धो करके मैंने यहाँ पर गोश्त भी अपना चेक किया, तो 90% ये कुक हो गया है। ये देखिए, जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से ये कुक हो गया। मतलब अभी बहुत ज़्यादा वाला निकला है कि बिल्कुल हाथ से लगाएंगे टूट जाएगा। तो ये 90% ही कुक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर थे, तो 3-4 मैंने डाल दिए। मीडियम साइज़ के टमाटर अगर हों तो आप 2 डाल दें। और ये गोभी के डंठल मैंने अलग काट लिए थे, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसको मैं पहले डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं गोभी डालती हूँ, वरना फिर गोभी बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो टमाटर के साथ मैंने ये सारे डंठल मैंने काट के डाल दिए हैं बारीक बारीक से। अब आप चाहें तो इसमें 1 सीटी भी दे सकते हैं, या फिर जो है आप इसे ढक करके 5 मिनट तक के छोड़ दें और इसको ऐसे ही सॉफ्ट हो जाने दें।
और तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कलर के लिए इसमें डाल दिया है, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो मैंने इसे ढक दिया था 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट इसको पकने दिया धीमी आंच पे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे में घुल गई हैं। तो बस इस तरह से जब हो जाए तो अच्छे से भून लें। उसके बाद में गोभी डाल दें, इसमें गोभी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि जो गोभी है वो मतलब नीचे से मसाला जो है वो चिपकने ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। तो बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इतना डालना है कि गोभी जब गल जाएगी, जितनी देर लगेगी गोभी को गलने में उतनी देर में पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो बस अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आएगी। इसकी गैस की फ्लेम मैं धीमी कर दी थी मैंने, जब दूसरी सीटी आने लगी थी तब मैंने बंद कर दिया था गैस को। तो गैस की फ्लेम मैंने दूसरी सीटी पे बंद कर दी थी और फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम जब खाना लगाने आए थे तो दोबारा से मैंने गैस की फ्लेम ऑन करी और मैं गरम कर रही थी खाने को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गोभी गोश्त बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक कटी हुई और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड करी थी ऊपर से गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसमें अदरक तो मस्ट है। तो गार्निशिंग में इसमें अदरक ज़रूर डालें, हरी मिर्ची और हरा धनिया। बस मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब ऊपर से हम थोड़े से हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक से इसे गार्निश करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का लगता है ये गोभी गोश्त। अरे नहीं हो पाएगा, लो तुम ये ले जाओ। हाँ पहली बार कर लिया। देखे कहाँ पता नहीं कौन है। देखिए यहाँ पे लाल बोल लो, ये देखिए ये लाल है। तो अयान को बड़ा शौक़ आ रहा था मूली काटने का लेकिन काट नहीं पाए थे, तो फिर मैंने इसे काटी और दस्तरखान हमारा लग गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।